जी हां, भारत का ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा। सेना के पराक्रम से आतंकियों के ठिकाने कब्रगाह बन चुके हैं। इस ऑपरेशन में 100 से ज्यादा आतंकियों के मारे जाने की खबर है। वहीं इस हमले के बाद से ही पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। पाकिस्तान जहां सीमा पर फायरिंग के जरिए आम लोगों को निशाना बना रहा है, तो वहीं ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने भारत के 15 शहरों में सैन्य ठिकानों पर हमलों की नाकाम कोशिश की, जिसका भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब भी दिया है। पाकिस्तान की तरफ से 8 मई को भारत के जम्मू, अवंतीपुरा, अमृतसर, जालंधर, लुधियाना, पठानकोट, बठिंडा समेत देश के 15 शहरों पर हमले की कोशिश की गई। इसके जवाब में भारत की कार्रवाई में लाहौर में एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया है। पाकिस्तान को घर में घुसकर मारने वाला भारत का ऑपरेशन सिंदूर अभी रुकने वाला नहीं है। सेना के एक्शन से ये तो साफ हो गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को अक्षरशः सही साबित किया जाएगा और जब तक पाक से आतंकियों के नामो निशान नहीं मिट जाते, तब तक भारत पीछे नहीं हटेगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद मोदी सरकार ने सर्वदलीय बैठक में अपनी मंशा साफ कर दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऐलान किया कि भारत का ऑपरेशन सिंदूर अब भी जारी है। पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के खिलाफ भारत का एक्शन अभी खत्म नहीं हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर में अब तक 100 आतंकी ढेर हो चुके हैं और अब भी उनकी गिनती जारी है। आगे भी पाकिस्तान का दुस्साहस जारी रहा तो उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। हम लगातार इस बात के पक्ष कर रहे हैं कि समस्याओं का समाधान बातचीत के जरिए से हो, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि हमारी सहनशीलता का कोई नाजायज फायदा उठाए। यदि कहीं कोई हमारे इस संयम का फायदा उठाने की कोशिश करता है तो उसे कल की तरह ही क्वालिटी कार्रवाई का सामना करने के लिए भी पूरी तरह से तैयार रहना होगा। इसका मैं देशवासियों को भरोसा देता हूं। मित्रों, ऑपरेशन सिंदूर वाज लॉन्च्ड बाय इंडियन आर्म्ड फोर्सेस to deliver justice to the victims of Pahalgam terror attack and their families. ऑपरेशन सिंदूर के बाद सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये क्लियर मैसेज दिया गया कि पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों की लिस्ट बहुत लंबी है और इसमें 21 नाम शामिल हैं। अभी तो अटैक सिर्फ 9 ठिकानों पर ही हुआ है, यानी टारगेट पर अभी 12 ठिकाने और हैं। यानी पाकिस्तान के लिए ये हमला तो महज ट्रेलर था और असली पिक्चर तो अभी बाकी है। ये मानना पूर्व सेना प्रमुख मनोज नरवाड़े का भी है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक्स पर की गई उनकी पोस्ट पर यह दिखा भी और अभी और भी कुछ होने वाला है। पाकिस्तान पूरी तरह बौखला गया है और इसी बौखलाहट में वो लगातार सीमा पर सीज फायर का उल्लंघन करते हुए फायरिंग कर रहा है। पाक की सेना ने बुधवार देर रात 15 भारतीय सैन्य ठिकानों पर हमले किए, लेकिन उसको मुंह की खानी पड़ी। भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई करते हुए रूस से मिले S-400 डिफेंस सिस्टम के जरिए इस हमले को नाकाम कर दिया। और इजराइल से मिले हार्पी ड्रोन का इस्तेमाल करके पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया। आपको बता दें कि भारत ने साफ कर दिया कि आतंकवाद की बची खुची जमीन को भी खत्म किया जाएगा और इसके लिए तैयारी पूरी है। ऐसे में कभी भी पाकिस्तान में मौजूद 12 और आतंकी कैंपों को टारगेट किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। बहुत खबरें आप सुन रहे होंगे, बहुत खबरें आपको सोशल मीडिया पर मिलती हैं। फ़र्ज़ी खबरों से बचें, ये मैं हमेशा कहता हूं। उनको शेयर भी ना करें।
ये सेना का मामला है। सेना पूरी तरह मुस्तैद है। हमारी सेना के शौर्य पराक्रम में अब किसी को संदेह नहीं, पूरी दुनिया देख रही है। चाहे अपने डिफेंस की बात हो या जवाबी कार्रवाई हो, भारत पूरी तरह से अपनी ताकत को दिखा रहा है। इसको समझने के लिए इसीलिए हम एक्सपर्ट्स के साथ बात करते हैं और मेरे साथ आज बहुत ही अच्छे एक्सपर्ट रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हैं। ब्रिगेडियर कुलदीप सिंह मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सर जय हिंद, बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ ही साथ एक खास मेहमान आज मेरे साथ जुड़ रही हैं, तस्लीमा अख्तर, ह्यूमन राइट डिफेंडर हैं और बड़ा ये उनका सराहनीय काम है जो वो कश्मीर में कर रही हैं। चेयरपर्सन हैं ATVK की, और जो लोग टेरर अटैक्स में जो विक्टिम्स होते हैं उनके लिए ये संस्था काम करती है। तस्लीमा जी, आपका भी मैं स्वागत करता हूं, आपसे बात करूंगा। ब्रिगेडियर सिंह, सबसे पहले हमें ये बताएं कि एस्केलेशन नहीं होना चाहिए। आज जो प्रेस ब्रीफिंग हुई उसमें भी मिस्री साहब ने स्पष्ट कर दिया है कि भारत को ये युद्ध नहीं चाहता है। हम तो चाहते हैं कि पाकिस्तान अब शांत हो, लेकिन अगर कोई भी भड़काने की कार्रवाई की जाएगी, और रात में की भी गई है। अब इसके बाद में एक बात तो साफ है कि पाकिस्तान ना तो चुप है और वो अपनी चाहे जितनी कमजोरियों को जानता हो, इसके बावजूद किसी तरह अपनी इज्जत बचाने की कोशिश कर रहा है, और जख्मी सांप ज्यादा खतरनाक होता है। मैं नहीं जानता कि सेना की क्या स्ट्रैटेजी होगी, क्या कदम उठाए जाएंगे, लेकिन देश की जनता को इन हालात को कैसे लेना चाहिए, ये स्थितियां क्या बताती हैं? आपके दो प्रश्न हैं। एक तो देश को क्या बताना चाहिए। देश को ये बताना चाहिए कि जो भारतीय आर्म्ड फोर्सेस हैं, एक बहुत ही प्रोफेशनल, वेल ट्रेन्ड एंड वेल इक्विप्ड एंड माइंडफुल आर्म्ड फोर्सेस हैं। आजकल का जो युद्ध है, एक वो टेक्नो इंडस्ट्रियल युद्ध है। उसके पीछे इकोनॉमिक माइट चाहिए, और ये टेक्निकल पढ़े लिखे लोग जो इक्विपमेंट को ऑपरेट करते हैं, हाई एंड टेक्निकल इक्विपमेंट को ऑपरेट करते हैं, पढ़े लिखे लोग होने चाहिए, ट्रेंड होने चाहिए, बहादुर होने चाहिए, उनमें वीरता होनी चाहिए, एंड लॉट ऑफ अदर थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड ऑफ ए सोल्जर। सो वो पूरे हमारी आर्म्ड फोर्सेस में है ना। दूसरी बात आपकी आई कि स्ट्रैटेजी क्या थी। स्ट्रैटेजी जो भारत ने अपनाई थी ऑपरेशन सिंदूर के पहले फेज के लिए बड़ी सिंपल थी। वो ये थी, हमको यानी कि देश से जो मैसेज था, जो आपने सुना होगा, जो कि जो ब्रीफिंग हुई है इत्यादि हुई है, उनमें साफ मैसेज था कि हम ना किसी सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को, ना किसी मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को, ना किसी सिविलियन या कोई पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन को टारगेट कर रहे हैं। ये जो 9 टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर थे, ट्रेनिंग बेस, ये सबको मालूम है। कई इनमें से जो US बुकलेट्स ऑफ टेररिज्म है, जो उनकी आती है, उसके अंदर भी शामिल है। जो ग्रुप्स हैं वो प्रिस्क्राइब्ड है, इंटरनेशनली प्रिस्क्राइब्ड है। सो उनके ऊपर ये हमला किया गया है टू डिस्ट्रॉय देम, बिकॉज ये एक सोच चल रही थी बहुत देर तक कि टेररिज्म सिर्फ टेररिज्म ही है। नो, टेररिज्म इज अ फॉर्म ऑफ वॉर। इट्स अ चीप फॉर्म ऑफ वॉर। बहुत एक सस्ता तरीका है किसी देश के ऊपर करने का। जो देश करवाता है वो थोड़े से नुमाइंदों के साथ उनको थोड़ा इक्विपमेंट दे के भेज देता है, और जिस देश पर ये बीतती है और हमारे ऊपर काफी डिकेड से बीत रही है, उसको पूरी अपनी इंटेलिजेंस, आर्मी, एयरफोर्स, बाकी CAPF, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, पूरी जगह से, सब जगह से काफी मात्रा में अपनी लगानी पड़ती है फौज और सिक्योरिटी फोर्सेस को, और खर्चा होता है। सो इट इज अ डेथ बाय 1000 cuts, ट्राइंग टू डिलीवर अ डेथ बाय। सो इट इज नॉट जस्ट टेररिज्म, दे आर वेजिंग वॉर अगेंस्ट अस and for quite some time, and for that there must be punishment. This punishment was to be delivered not to anybody else but to the very people who have been doing this to us, and that is those terrorists and the terrorist headquarters. It was as simple as that. So India had very clearly said in the statement also, this should be the end of it. जी. Pakistan has now tried to escalate. Okay, the strategy that has been adopted by the government of India is very simple, or the armed forces is very simple. We have struck, and after that we are in a defensive mode. We are not at this moment either trying to cross the border
or trying to send in the army or conquer any territory or attack you in any other way. जी But if you try to attack us, we will make you pay for that. जी And we will inflict punishment for every step that you take to attack the sovereignty of India. जी Very simple strategy, पाकिस्तान- very wise, sagacious and very well thought of strategy. पाकिस्तान अपनी बर्बादी का खुद जिम्मेदार होगा, उसे कदम उठाना है। भारत ने कहा है हम कुछ नहीं चाहते, इससे आगे बात को ख़त्म करो, लेकिन अगला कदम जो भी पाकिस्तान उठाता है उसे सोच समझकर अपनी हैसियत को ध्यान में रखते हुए, अपनी सेना, उसका एयर डिफेंस का क्या हुआ, 9 मिसाइल दागी गई, 9 की 9 निशाने पर लगी और उसने 15 मिसाइलें या 15 जगहों को निशाना बनाया कई और एक भी यहां तक पहुंचने नहीं दी गई। इससे क्लियर हो जाता है एयर डिफेंस सिस्टम का फर्क कितना बड़ा फर्क है। क्यों ब्रिगेडियर सिंह, आप थोड़ा और बेहतर एलओसी के बारे में हमें बता पाएंगे, क्योंकि वहाँ पर भी हम देख रहे हैं हैवी एक्सचेंजेस हैं वहाँ पर और काफ़ी सिविलियंस के मारे जाने की खबर भी आई। तस्लीमा जी, मैं एक थोड़ा ओपनिंग कमेंट आपका चाहता हूँ। मुझे बताएं कि आतंकवाद की स्थिति आज आप कैसे कश्मीर को भी आप बेहतर तरीके से जानती हैं, इन विक्टिम्स के नज़रिए से इस लड़ाई में जब आगे आप बड़ी होंगी तो आतंकवाद को और गहरे से समझ पाई होंगी। एक लोकल इन्वॉल्वमेंट, लोकल सपोर्ट, ये बात भी बार बार कही जाती है। कश्मीर के वर्तमान हालात हमें थोड़े से बताइए और कितना चिंताजनक है आतंकवाद देख रहे हैं हम, आज उसकी तस्वीर सामने है। सबसे पहले जय हिंद, जय इंडियन डिफेंस। मैं बात करूंगी बेसिकली इस्लामिक रिपब्लिक पाकिस्तान कंट्री जो है वो ओनली टेररिज्म कंट्री है। वो तो पूरी दुनिया को कल पता चला। हमने तो अभी उनको सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर का सिर्फ जवाब दिया है। अभी हम इंडिया युद्ध पर नहीं आया है। जो अभी वो सीना पीटने लगे, जो उनको अभी पाकिस्तान को पाँव डगमगाने लगे, अभी तो खाली इंडिया उनको पहलगाम का जवाब दे रहा है। हम सिंदूर मिटाने का जवाब दे रहे हैं। अभी युद्ध शुरू हमने नहीं किया। जिस दिन युद्ध शुरू होगा उस दिन पता नहीं पाकिस्तान नक्शे में नजर भी आएगा। बट हम चाहते हैं ये चीज़ कि कब तक हम सहेंगे। उन्होंने हमेशा यहाँ कर टारगेट किलिंग के मैसेकर्स अंजाम दिए हैं। मैं अपने कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर में सर्वे करती हूँ, रिसर्च करती हूँ, उन टेरर विक्टिमों के फैमिलीज़ के साथ मिलती हूँ। कितना तशद्दुद पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिज्म ने यहाँ पर किया है। अब कल पूरी दुनिया को अभी ये देखा है ओपनली कि पाकिस्तान आर्मी भी कैसे उनके जनाजे पर गई है और पूरी एक झुंड, मैक्सिमम भीड़ थी 95% भीड़ थी पाकिस्तान आर्मी की और 5% वहाँ की पब्लिक की भीड़ थी। अब तो ये पता चल ही जाता है कि पाकिस्तान आर्मी वो आर्मी नहीं है, वो तो खाली टेररिज्म वाले हैं, वो तो टेरर स्टेट है। वो खुद टेररिस्ट ऐसा बेस्ड बना दिया है उन्होंने। हम ये कहेंगे पाकिस्तान हैज़ नो रियल डेमोक्रेसी। वहाँ उनको कोई डेमोक्रेसी नहीं है, उनको जेलसी अब होती है। इट्स ए कंट्री वेयर मिलिट्री जनरल्स pull the strings where elected leaders are removed, jailed। तो ये क्या कहेंगे हमें? वहाँ ह्यूमन राइट्स वायलेशंस उनको अपनों के साथ है। क्या अगर ये इस्लामिक कंट्री उन्होंने बना दी थी, क्या उस पर ये अहमदीज और शियाज के साथ कत्ले गारत करते, उनका कत्ले आम वहाँ पर करते? अच्छा, बलूचिस्तान के मुस्लिम कम्युनिटी को नहीं बख्शते ये लोग, उन पे अत्याचार तशद्दुद कर रहे हैं, हमारे जे.एंड.के को नहीं बख्श रहे हैं। तो इनका यही है बस टेररिज्म, ये बेसिकली टेरर स्टेट है। इनको अब ज़्यादा हम बर्दाश्त नहीं कर सकते जी। तस्लीमा जी, मैं आपसे और बात करूंगा। ब्रिगेडियर सिंह, एक सवाल तो मैं ब्रेक से पहले आपसे पूछना चाह रहा था। अभी ये आतंकवाद वाली बात जो आई है, इससे कई बातें और जहन में आती है। तो मुझे ये बताएं, आप सबसे पहले 2 सवाल मैं एक साथ रख देता हूं, फिर आपको रोकूंगा नहीं। पहली बात तो जो एलओसी पर जो कुछ भी चल रहा है, इसको हम किस शक्ल में लें, क्योंकि ये तो बिल्कुल युद्ध की एक स्थिति दिखाई पड़ती है। हालांकि हम जवाब दे रहे हैं, जो भी हमला होता है उसका जवाब देना ज़रूरी है। पहली चीज़ ये कि वहाँ क्या स्थिति बनी हुई है, और दूसरा ये कि आतंक को ख़त्म करना, ये एक जहनियत को ख़त्म करने की बात है। ये किसी देश में चल रहा हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन ख़त्म कर दो, कितना दिमाग में जो चल रहा है उसको ख़त्म करना तो बहुत लंबी लड़ाई है। बट ये जंक्चर कितना इंपॉर्टेंट मानते हैं आतंक के खिलाफ? ये 2 बातें। पहले आई विल आंसर द लास्ट क्वेश्चन फर्स्ट। यस, आपने जो बात कही है बिल्कुल एकदम सही है।
एक कि वी कैनॉट शूट आवर वे थ्रू टेररिज्म, यानी कि आप टेररिस्ट को मार मार के टेररिज्म को खत्म नहीं कर सकते, टेररिस्ट को मार मार के, बिकॉज एक आइडियोलॉजी है। बट हमको ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि बहावलपुर में जो जेईएम के हेडक्वार्टर्स हैं, ना जेईएम इज अ प्रिस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन। ये वही आदमी है मसूद अजहर जिसको छुड़वाया गया था इन एक्सचेंज फॉर द पैसेंजर्स ऑफ IC 814। उसका हेडक्वार्टर कहां है? पाकिस्तान के 31 कोर के कुछ ही किलोमीटर पर है। किसी स्टेट की कोई जिम्मेवारी नहीं है ना। वेरी सिंपल क्वेश्चन, हमारे देश में इस प्रकार का ये माइंडसेट क्यों नहीं है? बिकॉज जितने भी गवर्नमेंट ऑर्गन्स हैं या पब्लिक है, वो एक्सेप्ट नहीं करती है इस प्रकार का माहौल। So therefore, public also doesn't like, government also does not encourage such a mindset. So this mindset also can be controlled because it is not, I am 100% sure कि ये जो mindset है पूरी पाकिस्तान की जो population है उसको subscribe नहीं करती है। We have to differentiate between the good people of Pakistan and a certain bunch of people who are using these very important terrorists and especially the army and using them to stymie India. One, जो LOC पर चल रहा है, you see LOC is the line of control and यहाँ पर पहले भी शेलिंग चलती थी, काफी भयंकर शेलिंग चलती रही है। उसके बाद सीज फायर हुई, आफ्टर स्पेशली दी कारगिल वॉर बातें हुई, फिर 2003 में सीज फायर हो गई। जो IB है उसके अक्रॉस शेलिंग करना इज अ क्लियर एक्ट ऑफ वॉर। LOC पर शेलिंग करना थोड़ा आसान है। और उसके साथ एक बहुत एक एडेज, एक कहावत जुड़ी हुई है। वो कहावत ये है कि wars are started by politicians, fought by soldiers and sustained by public opinion. So ये जो कार्रवाई चल रही है, एक्सपेशली सिविलियंस को टारगेट करना पुंछ में इत्यादि में, ये फौजियों के जो बंकर्स हैं, जो ठिकाने हैं, उनके ऊपर कम शेलिंग हो रही है, ये सिविलियंस को मारने की कोशिश करते हैं। द एम इज टू ट्राई एंड ब्रेक द मोरल of the public so that the public tells the government कि भाई ये बंद करवाओ, which is not going to happen, which is the mood of the nation is different today. They want an end to this, one way or the other. So yes, it is a difficult time on the LC, and my heart goes out to the people of my country who are caught in this crossfire, but I'm 100% sure that they stand with the nation. मैं आपकी बात को ऐसे समझ करता हूं कि जब कोई बड़ा इलाज किया जाता है ना, तो थोड़ी तकलीफ होनी नहीं चाहिए, बहुत तकलीफ है, लेकिन अब ये रुकेगा नहीं कि आप मासूमों को निशाना बनाकर आप किसी तरह का दबाव, ये ब्लैकमेलिंग वाली लड़ाई बहुत लड़ ली पाकिस्तान ने। अब है आर पार की लड़ाई का वक्त, और भारत अभी भी कह रहा है हम युद्ध नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ जवाब दे रहे हैं। तुमको खुद तय करना है कि तुम युद्ध चाह रहे हो क्या। थोप दोगे तो क्या करेंगे, मजबूरी है। तुम अगर 15 मिसाइलें दागोगे तो हमको फिर तुम्हारा एयर डिफेंस सिस्टम खत्म करना पड़ेगा। ब्रिगेडियर सिंह, आपसे संक्षिप्त बातचीत में काफी जानकारियां मिली, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मेरे साथ ब्रिगेडियर विनोद दत्ता, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर एक बार फिर जुड़ रहे हैं। ब्रिगेडियर दत्ता, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद। और मैं आपसे इस कार्यवाही पर बात करूंगा। तस्लीमा जी से एक छोटा सा कमेंट चाहूंगा। तस्लीमा जी, आपने बताया पाकिस्तान किस तरह टेररिस्ट ऑर्गेनाइजर, हम सब जानते हैं, अब तो पूरी दुनिया के सामने इस बात के सबूत हैं। ये बताएं पाकिस्तान में इनकी एक्टिविटीज़ किस तरह से, पाकिस्तान की जो एक्टिविटीज़ हैं कश्मीर में ख़ास तौर पर, वो कैसे यहाँ पर इम्प्लीमेंट हो जाती हैं, किस तरह से आतंकी यहाँ पर आते हैं, वो एक बड़ा चिंता का विषय है। और विक्टिम से बात करते हुए या उनकी मदद करते हुए आपको इसके बारे में कई अंदरूनी जानकारियाँ मिली होंगी, अगर आप साझा कर पाएँ तो। डेफिनेटली, एक्चुअली देखा जाए तो उनको यहाँ पर लोकल सपोर्ट भी है, कुछ परसेंट उनको लोकल, लाइक जो परपिटेटर्स है, जो सेपरेटिस्ट्स है, जो चाहते हैं टेररिज्म को बढ़ावा देना,
वो तो डेफिनेटली उनको सपोर्ट करते हैं यहाँ पर खाना खिलाने में, उनको रास्ता दिखाने में, उनको हर जगह के बारे में बताने में। और अलग ही उनका हमने देखा है कि पाकिस्तान समझ नहीं आता पूरे वर्ल्ड को कैसे बेवकूफ़ बना रहा है। एक तो उन्होंने टेररिज्म के नाम पर, इस्लाम के नाम पर, रिलीजियस के नाम पर अपनी ऑर्गेनाइजेशंस बना दी है, ताकि अगर टेररिज्म को सभी नफरत करेंगे, सपोर्ट नहीं करेंगे, बट रिलीजियस नाम से उनको मुस्लिम कम्युनिटी से सपोर्ट मिलेगा। ये उनकी आइडियोलॉजी आप देखो। और दूसरी बात, अब उन्होंने और एक चीज़ नया ट्रेंड कर दिया है, वो पाकिस्तान में अभी उनका मैं देख रही हूँ कि उन्होंने मस्जिद के रूप में वो रेजिडेंट्स अपने बना रखे हैं टेररिज्म ने, ताकि वहाँ पर टेररिस्टों को पाल रखेंगे और उनको काउंसलिंग करेंगे, जहाद के बारे में उनका दिमाग खराब करेंगे। उस पर वर्ल्ड कम्युनिटी से मेरा ये सवाल है, उस पर उनको उंगली उठनी चाहिए कि वो ऐसा नहीं कर सकते। मस्जिद को वो अपना घर नहीं बना सकते, वो ओनली खुदा का घर है, वहाँ इबादत की जाती है। जब उनके पास ह्यूमैनिटी है ही नहीं, ये तो हमारी इंडिया ही है जो मल्टी रिलीजियस कंट्री है, जहाँ ह्यूमैनिटी फर्स्ट है, और वहाँ हम देख रहे हैं वहाँ सिर्फ कत्लेआम चल रहा। तो क्या उनको इस कत्लेआम की काउंसलिंग के लिए मस्जिद का घर यूज करने के लिए देना चाहिए था? तो वहाँ की सोच मर गई है। मैं उस जिन्ना पे भी मुझे गिन आती है उसके नाम से, जिसने ये कंट्री इस्लामिक नाम पर खड़ा करी है। मुझे समझ नहीं आ रहा इनका कि इतना ही घिर गए हैं कि क्या इतना इनको कोई पूछने वाला नहीं है कि उन्होंने एक अपने उस रेजिडेंस को मस्जिद के रूप में बना रखा है, जहां ये बोलते हैं हम दरसगाह पढ़ा रहे हैं। अरे कौन सा दरस देते हैं, ये कौन सा सबक पढ़ा रहे हैं ये वहां पर उन रेजिडेंस बिल्डिंगों में? यही ना कि कैसे सिविलियन की कत्ल गारत करनी है, कैसे इनोसेंट किलिंग्स करनी है, चाहे वो हमारा जम्मू कश्मीर है। यहाँ पर बड़े बड़े मैसिकर्स पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिज्म ने अंजाम दिए। हम उन वाक़ियों को कभी नहीं भूल सकते हैं। आप हाल फिलहाल में ही रिसेंटली जो अटैक उन्होंने हमारे पहलगाम के रीजन में किया, कश्मीर रीजन में, क्या उसको हम कभी लाइफ में भूल सकते हैं? क्या जिन बच्चों को अपने सामने पेरेंट्स को मार दिया गया है, उनको शहीद कर दिया गया है, क्या वो भूल सकते हैं उस चीज़ को? जी। उन्होंने हमारे कश्मीर को एक पहले से ही, जहां हम जाते थे कश्मीर को टेरर स्टेट से जाना जाता था, ये टेरर वाली स्टेट है, लेकिन अब कुछ 5-6 साल से हम टूरिज्म स्टेट जानी जाती थी हमारी कश्मीर। बट आप देखिए अभी भी पाकिस्तान की भूख नहीं मिटती है, लेकिन उनको अभी कश्मीरियों ने बहुत सबक आपको मैं बिल्कुल रोकना नहीं चाह रहा था, क्योंकि आपने एक ऐसी तस्वीर को तस्लीमा जी रखा है जिससे बहुत लोग वाकिफ नहीं है, बड़ा ज़रूरी था, और मैं उम्मीद करता हूं कि इसको लोग सुन रहे होंगे और यहाँ भी समझेंगे। ब्रिगेडियर दत्ता, हम जानते हैं कि अब तो जो है बहुत सेंसिटिव एक मोड आ गया। भारत लगातार कह रहा है एस्केलेशन नहीं चाहिए, युद्ध नहीं चाहिए। रात में जो कायराना हरकत करने की नापाक और नाकाम कोशिश पाकिस्तान ने की है, उससे स्पष्ट हो गया पाकिस्तान तो कुछ ना कुछ करता रहेगा। भारत का रिस्पांस अब भी है कि हम अपने आप को डिफेंड करेंगे, हम तो रक्षा करेंगे, कुछ करोगे तो कुछ करेंगे। तो ऐसे में हम, भारत की रणनीति क्या है वो हम नहीं जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं तो हमेशा एक्सपर्ट से, और आप जैसे लोग जो युद्ध को ज़्यादा करीब से जानते हैं, आप देश की जनता को क्या कहना चाहेंगे जो कुछ भी सोशल मीडिया पर कहते हैं? देश की जनता जो कुछ कभी भय में रहती है, कभी संशय में रहती है, कभी आशंका में रहती है, उसको क्या कहना चाहेंगे कि इस स्थिति को कैसे लें? देखिए, सबसे बड़ी चीज जो होती है, किसी देश का जो सरमाया होता है वो वहाँ का आवाम होता है, क्योंकि लीडरशिप भी उसी का एक ऑफशूट है, उसी का रिप्रेजेंटेशन है। और भारत में सबसे अच्छी चीज जो इस बार पहलगाम अटैक के बाद देखी गई है वो ये है कि पूरा भारत एक स्वर में बोल रहा है। पूरे भारत का जो जज्बा है, जोश है, जुनून है, वो एक है। आप देखिए कश्मीर, मैं तो खुद, मेरी बुनियादी तालीम वहीं हुई है और मैंने काफी टेन्योर वहाँ किए हैं। तो आप ये देखिए कि कश्मीर में भी आवाम है वो भारत के साथ है और पाकिस्तान के खिलाफ है। तो यहाँ जो देखिए, और कोई युद्ध जो है वो बिना लोकल नहीं जीता जाता। और यहाँ मैं नागरिकों से यही अनुरोध करूंगा, जो सरकार ने गाइडलाइंस दी हैं, क्योंकि देखिए ये दुश्मन जो है, इसके जैसे अभी हमारी पहली वक्ता बता रही थी, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है ब्रिगेडियर दत्ता, वो जरा दर्शकों को बता दें।
जम्मू एयरपोर्ट पर रॉकेट फायर किया गया है, ये बड़ी खबर है। और जम्मू में ब्लैकआउट किया गया है। जम्मू से ये इस वक्त की बड़ी खबर है। देखिए, पाकिस्तान अपनी कायराना हरकत पर लगातार जारी है और उसने जम्मू एयरपोर्ट पर रॉकेट फायर किया है। जम्मू में ब्लैकआउट इस वक्त किया गया है, इस वक्त की बड़ी खबर है। तो कुल मिलाकर ब्रिगेडियर दत्ता, ये विकास अब्रोल मेरे सहयोगी वहां से फोन लाइन पर है। विकास, क्या अपडेट आपके पास है? देखिए, अभी थोड़ी देर पहले यहाँ से ऊपर से कुछ मिसाइल जैसा जाता हुआ दिखा और ये फिर जम्मू नहीं, सांबा डिस्ट्रिक्ट में भी देखा गया। और फिलहाल अभी खबर आ रही है कि जम्मू के एयर स्ट्रिप में जो है वो कुछ ड्रोन गिरे हैं या हमला किया गया है, कुछ इस तरह की खबर आ रही है। और उसके अलावा पूरा ब्लैकआउट हुआ है अभी जम्मू में। फोन की कनेक्टिविटी में भी दिक्कत आ रही है और एलओसी पे फायरिंग शुरू हो गई है, अभी फायरिंग। फिलहाल अभी जो है ऐसा लग रहा है कि शायद पाकिस्तान ने जम्मू को निशाना बनाया है। फिलहाल अभी आधिकारिक पुष्टि का इंतजार कर रहे हैं और इस समय पूरे जम्मू में ब्लैकआउट चल रहा है। जी, आप नजर बनाए रखें। ब्रिगेडियर दत्ता, आपका कमेंट फौरन चाहूंगा। आईबी का सीरियस उल्लंघन है, अब सिचुएशन को आप कैसे देखते हैं? देखिए, जिस तरह से निरंतर पाकिस्तान सीज फायर उल्लंघन कर रहा है या आईबी की सेंटिटी की रेस्पेक्ट नहीं कर रहा है, भारत को चाहिए कि अब थोड़े से कड़े काउंटर मेजर्स लेने पड़ेंगे। क्योंकि हमने काफी वार्निंग दे दी, काफी उनको मतलब एडवाइजरीज दे दी और मौके दे दिए। तो अब भारत को चाहिए, क्योंकि भारत पूरी तरह तैयार है। आपने देखा होगा कि कल उन्होंने करीब 15-20 अटैक किए और वो सारे अटैक विफल हुए। हालांकि उनके पास भी S-400 सिस्टम है, लेकिन S-400 सिस्टम उनका रहा वहीं के वहीं धरा रह गया। और हमारे जो जाबाज थे वो 9 टारगेट्स पे अटैक करके आ गए। तो सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो होती है मैन, मटेरियल एंड मोरल। कैसी आपकी बट ट्रेनिंग सर, ये है, जम्मू में जो ड्रोन गिराए गए हैं, ये थोड़ा सा एक चिंता का विषय कई दर्शकों को लग रहा होगा। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जो ड्रोन क्या है कि एक नया बड़ा इफेक्टिव और लो कॉस्ट ऑप्शन है आज के वॉरफेयर में। क्योंकि एक तो ये जो रडार का डेड जोन होता है उससे निकल के अपने टारगेट तक पहुंच जाता है। दूसरी चीज, क्योंकि आजकल आप ब्रह्मोस भी देखें तो करीब 34 करोड़ की आती है, तो इतना हर कंट्री अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि वॉर इज ए कॉस्टली हॉबी। तो भारत ने जो एंटी ड्रोन एक्टिविटीज हैं वो बहुत पहले से शुरू कर दी है। मैं अभी आप जब बोल रहे हैं ना, तो तस्वीरें भी दिखा रहा हूं। एक रॉकेट सा जाता दिखाई दे रहा है। ये जम्मू में लोगों ने कैप्चर भी किया इसको मोबाइल में, और फिर ये जाकर और ये वहां पर जाकर एयरपोर्ट स्ट्रिप पर जाकर गिरा है, जैसा विकास अब्रोल ने अभी बताया था। और उन्होंने बताया कि ये सभी लोगों को दिखाई दिया जिसको यहां पर कैप्चर भी किया गया है। तो ये एक सीरियस है, क्योंकि एयर डिफेंस सिस्टम हमारा भी कई जगहों पर एक्टिव होगा। और अगर इस तरह की कोई चीज जम्मू एयरपोर्ट की स्ट्रिप तक पहुंचती है तो ये इसको कैसे देखें जाए, कैसे समझा जाए? देखिए, दुश्मन का सबसे पहला एम होता है, अगर सन 71 की लड़ाई भी आपको याद हो, मुझे याद है बखूबी, कि 3 दिसंबर की रात को इन्होंने 13 जगह पे अटैक किया था। आगरा, अंबाला, उत्तरलाई और कई इस तरह के थे, आदमपुर वगैरह पे। तो उनका एम ये है कि किसी भी तरह से जो रनवेज हैं उनको इनइफेक्टिव किया जाए, जिससे हमारी जो एयरफोर्स है वो टेक ऑफ ना कर सके। इन्हें ये पता नहीं है कि भारत के पास एक से एक एयरफील्ड है। हमारे पास ऐसे एक्सप्रेसवेज हैं, रनवेज हैं, जहां से हम एयरक्राफ्ट को लैंड कर सकते हैं, आर्म कर सकते हैं और उनको वहां पाकिस्तान में वेपन डिलीवरी कर सकते हैं। तो हालांकि हमारे जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो 3 लेयर्ड है। एक तो जो लोकल एयर डिफेंस है और पैसिव एयर डिफेंस है, और तीसरा है S-400 सिस्टम। तो जो सेंसिटिव हमारे एयरफील्ड्स है वहां ये सब चीजें तैनात हैं। जो हमारे वल्नरेबल एरियाज हैं, वल्नरेबल पॉइंट्स है, वहां पे हमारी एयर डिफेंस सिस्टम तैयार है। एयरफोर्स के जो कॉम्बैट एयर पेट्रोल वगैरह हैं वो भी बदस्तूर अपना काम कर रहे हैं। तो पाकिस्तान को कोई मौका ही नहीं मिल रहा है। सर, एक चीज और मुझे ये तस्वीरें देखकर आ रही है, मैं आपका कमेंट भी चाहूंगा। ये जम्मू से वो तस्वीरें आप देख रहे हैं, मोबाइल में कैप्चर्ड हैं। विकास अब्रोल अभी बता रहे थे, एक्सक्लूसिव तस्वीरें भारत एक्सप्रेस पर। ये एक रॉकेट जो है, रॉकेट नुमा ड्रोन है, जो भी है, ये जम्मू के एयर स्ट्रिप पर जाकर गिरा है।
अभी इसके बारे में इतना ही अपडेट मिला है। लेकिन ब्रिगेडियर दत्ता, मेरे मन में सवाल यही आ रहा था कि आयरन डोम जैसी टेक्नोलॉजी इजराइल के पास होने के बावजूद कुछ एक रॉकेट्स होते हैं या कुछ एक मिसाइल्स होती हैं जो फिल्टर कर जाती हैं। क्या ऐसा भी माना जाए कि बहुत हमले हो रहे होंगे, उसमें काफ़ी कुछ रोक दिया जा रहा होगा और कुछ एक जो हैं वो शायद नहीं भी रोके जा रहे हो? हाँ बिल्कुल, यकीनन। देखिए, आयरन डोम एक बड़ा ही परफेक्ट और रोबस्ट डिफेंस सिस्टम था इजराइल का, लेकिन उसको भी कॉम्प्रोमाइज कर दिया गया जी। तो कोई भी इक्विपमेंट 100% फूल प्रूफ नहीं होता है। दूसरा, देखिए, जब भी कोई इक्विपमेंट मिलता है दुश्मन उसका तोड़ निकाल लेता है, क्योंकि अपग्रेडेशन। मैं समझ गया, वहां पे हमास ने भी यही किया था। विकास एक बार फिर जुड़ गए ब्रिगेडियर दत्ता, इसलिए आपको रोक रहा हूं। विकास, ये अभी मैं तस्वीरें देख पा रहा हूं, जाहिर तौर पर ये मोबाइल से ली गई हैं, आपने जैसा बताया था वो हमने देखा। कुछ और अपडेट आपको मिल पाए हैं? जम्मू के हालात, ब्लैकआउट, फोन सर्विसेज में दिक्कत है, किस तरह का अभी माहौल है और क्या क्या अपडेट आपको मिल पाए? जी देखिए, इस वक्त तो जो है पूरे जम्मू की जो फिलहाल लाइट बंद कर दी गई, टोटली ब्लैकआउट, और अभी कुछ देर पहले कुछ धमाकों की आवाज भी आई थी। मैं इस वक्त स्पॉट की तरफ ही जा रहा हूँ, देन आई कैन टेल यू बेटर। बट फिलहाल जो अभी ये हालात हैं वो जम्मू, ऐसा लग रहा है कि उन्होंने जम्मू को इस बार स्ट्राइक किया है और जम्मू एरिया पे उनकी नजर थी। इसी को लेकर ऐसी खबरें आ रही हैं कि जम्मू एयरपोर्ट की जो एयर स्ट्रिप है उसको स्ट्राइक किया है। हालांकि अभी इसकी पुष्टि कोई नहीं हुई है, लेकिन बताया ही जा रहा है कि उसके आसपास के एरिया के ऊपर स्ट्राइक की गई, क्योंकि देखिए जो जम्मू एयरपोर्ट है उसके साथ ही टेक्निकल एयरपोर्ट भी है एयरफोर्स का, तो शायद उनका निशाना वो था, शायद क्योंकि उनकी फ्लाइट जो है वो इसी एयरपोर्ट से चलती हैं, तो शायद वो इसी को निशाना बनाना चाहते थे और इसीलिए यहाँ पे स्ट्राइक किया गया। फिलहाल अभी एलओसी पे हैवी फायरिंग चल रही है और इतनी मैं आपको बता सकता हूँ कि प्रवीण, इतनी हैवी फायरिंग है कि विकास आप बने रहे मेरे साथ। रईस भी जुड़ गए हैं। रईस, कुछ अपडेट आपके पास में, किस तरह के हालात वहाँ पूरे? एक तो जम्मू की तस्वीरें हम देख ही रहे हैं, आप जिस क्षेत्र में मौजूद हैं वहाँ क्या स्थितियाँ, क्या देख पा रहे हैं? ये हटाओ वापस भी। रईस एलओसी पे स्थिति जो है वो पूरी तरह से तनावपूर्ण है और ऐसे में ये बिल्कुल माना जा रहा था कि पाकिस्तान जो है वो वापस रिटेलिएट करेगा और यही वजह है कि अब से थोड़ी देर पहले जो है पाकिस्तान के जो ड्रोन है वो जम्मू में पाए गए हैं। लगभग वहां पे वो लगातार जो है अटैक कर रहे हैं, हैवी शेलिंग हो रही है और ऐसे में कुछ भी अभी कह पाना जो है वो कब्ज़ वक्त होगा। लेकिन ये तय है कि पाकिस्तान जो है जिस तरह से ये बात कही जा रही थी कि पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा, तो बिल्कुल उनका रिटेलिएशन आया है और जम्मू में इस वक्त स्थिति जो है वो पूरी तरह से तनावपूर्ण है और पाकिस्तान के ड्रोन जो है वो देखे गए हैं, हवा में वो ड्रोन देखे गए हैं और लगातार वहां पे जो है वो शेलिंग वगैरह कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं। तो ऐसे में जो हमारा डिफेंस सिस्टम है वो भी मजबूती से उनको जो है वो टैकल कर रहा है। फिलहाल पाकिस्तान जो है काफी आक्रामकता के साथ जो है काफी जो है वो रिटेलिएशन। एक रईस, बड़ा अपडेट ये आ रहा है कि स्वान ड्रोन से ये हमला किया गया था, ये बड़ा अपडेट है। साथ ही साथ ऐसे 8 हमले किए गए थे, लेकिन भारत ने इसको मार गिराया है। ये आया जरूर, इसको किया जरूर गया, लेकिन इसको मार गिराया गया है। और विकास बता रहे थे कि मौके पर वो पहुंचकर और अपडेट देंगे, लेकिन ये जो हमला किया गया इसको भी नाकाम कर दिया गया है। बस जी हाँ, बिल्कुल S-100 जो है डिफेंस सिस्टम बिल्कुल एक्टिवेट किया गया है। जो ही पाकिस्तान के ड्रोन जो है वो इस ओर दाखिल हुए उसके बाद ही S-100 जो है वो डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट किया गया है और लगातार जो है इन ड्रोनों पे निगरानी रखी जा रही है और जो हमारा डिफेंस सिस्टम है वो काफ़ी मजबूत है और यही वजह है कि लगातार जो है उन ड्रोनों को टैकल करने के लिए जो है वो पूरी हर संभव से हर तरफ से कोशिशें हो रही है। और इसके साथ साथ बता दें कि हो सकता है ये तुर्की के ड्रोन हो जो अजरबैजान में इस्तेमाल किए गए थे, क्योंकि पाकिस्तान जो है अक्सर उनका जो उनके जो वेपन्स आते हैं वो यहाँ तो चाइना से आते हैं या फिर तुर्की से आते हैं या फिर रशिया से। तो लगातार जो है जो हमारा डिफेंस सिस्टम है वो बिल्कुल एक्टिवेट कर दिया गया है और लगातार फिजाइया जो है हवा में हम देख रहे हैं कि पाकिस्तानी ड्रोन जो है वो अंदर जो है वो पाए गए हैं, उनकी हरकत मूवमेंट को जो है वो ट्रैक किया गया है और लगातार जम्मू रीजन में स्थिति जो है वो पूरी तरह से तनावपूर्ण बनी हुई है। और इसके चलते जो यहाँ उड़ी में जो है हम देख रहे थे कि एलओसी पे हम बिल्कुल मौजूद है उड़ी में और यहाँ पे भी आप लगातार हम देख सकते हैं कि सायरन्स बज रहे हैं, पूरी तरह से हाई अलर्ट है, क्योंकि पाकिस्तान न सिर्फ जम्मू में बल्कि एलओसी के आसपास भी जो है कश्मीर रीजन में अटैक कर सकता है। और पिछले 13 दिनों से हम लगातार देख रहे हैं कि पाकिस्तान ये इम्पोर्टेंट है रईस, ये इम्पोर्टेंट है। आप बने रहे मेरे साथ, विकास भी बने हुए हैं, ब्रिगेडियर दत्ता, लेकिन एज एन एक्सपर्ट आप थोड़ा, ये तस्वीरें लगातार जारी रहेंगी, ब्रेकिंग न्यूज जारी है, लेकिन आपका एक कमेंट मुझे चाहिए कि अभी ये जो ये हमारे शहरों में या जम्मू में या जम्मू एयरपोर्ट जैसी जगहों पर, सेंसिटिव जगहों पर पाकिस्तान ने हमला करके क्या
मैसेज दिया है कि वो भारत की हिदायत को नहीं मान रहा है, चेतावनी को नहीं मान रहा है, और अब भारत के ऑप्शंस? भारत के पास अब दो ही विकल्प हैं, या तो रिटेलिएट करे एकदम, या हमें इस तरह के काउंटर जो ऑफेंसिव है उसको लॉन्च करना पड़ेगा। और भारत अभी भी थोड़ा सा पेशेंस रखे है, क्योंकि अगर इनकी इंटेंसिटी बढ़ती है या इनकी जो जो इनका एक्सप्लोसिव कंटेंट है, हो सकता है साहब जब तक ये इन्वेस्टिगेशन नहीं होते, हो सकता है ये ट्रेसर्स हों, क्योंकि कई बार इस तरह के इंसेंडियरीज वगैरह दुश्मन साइकोलॉजिकल प्रेशर डालने के लिए डाल देता है। अगर उसमें एक्सप्लोसिव कंटेंट है, क्योंकि जब वो वहां जहां भी गिरेगा और वहां उसका इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा कि उसमें एक्सप्लोसिव कंटेंट था या खाली इंसेंडियरी था। अगर इंसेंडियरी है तो वो एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बना रहे हैं या भारत को उकसा रहे हैं। नहीं, ये खबर भी है कि S-400 ने 8 मिसाइल्स को मार गिराया है। जी, तो अब जैसे ही वो पता लगेगा कि भाई कौन सी मिसाइल उन्होंने इस्तेमाल की है, क्या उसका कंटेंट था, क्या उसका जो वॉर हेड था, उससे पता लगेगा कि एनिमी की इंटेंट क्या है। अगर उसके जो वॉर हेड है उसमें TNT कंटेंट या एक्सप्लोसिव कंटेंट बहुत ज्यादा है, स्वान ड्रोन का नाम आ रहा है, स्वान ड्रोन, वरना ये जिटरी अटैक्स हो सकते हैं। तो इस वक्त आपको लगातार ये अपडेट दे रहे हैं, रईस अहमद मेरे साथ बने हुए हैं, विकास अब्रोल बने हुए हैं, ब्रिगेडियर दत्ता आपको जानकारी दे रहे हैं। ये तस्वीरें जो हैं ये इस समय जब आई जम्मू से तो बड़ी चिंता देने वाली तस्वीरें थी, लेकिन S-400 ने जिस तरह 8 मिसाइलों को मार गिराया और इस हमले को भी नाकाम किया, उससे साफ हो गया है कि भारत का एयर डिफेंस सिस्टम चाक चौबंद है। लेकिन एक दूसरी चीज़ जो साफ हो गई है वो ये है कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। कल रात में भी उसने इसी तरह के प्रयास किए थे, भारत के 15 मिलिट्री बेसिस को उसने टारगेट किया था, लेकिन वो हमला भी भारत ने नाकाम कर दिया। अब उसने जम्मू एयरपोर्ट पर ये जो हमला करने का प्रयास किया है, इसको भी अभी खबर आ रही है कि नाकाम कर दिया गया है। और पाकिस्तान की तरफ से लगातार मोर्टार दागे जा रहे हैं, गोलीबारी की जा रही है। पठानकोट एयरबेस पर भारी गोलीबारी की खबर अभी इस वक्त आ रही है। पाकिस्तान की तरफ से ये गोलीबारी की जा रही है। ये सारी चीज़ें जब भारत की तरफ से प्रेस ब्रीफिंग में कहा गया हम एस्केलेशन नहीं चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान का ये स्टैंड ब्रिगेडियर दत्ता ये बताता है कि पाकिस्तान जो है अब वो बिल्कुल युद्ध की ही मुद्रा में है और भारत के पास मजबूरी में अब बड़े कदम उठाने के अलावा कोई चारा नहीं रहेगा। हाँ बिल्कुल, देखिए अगर ये चीजें और चलती है और इसकी इंटेंसिटी मैंने पहले भी कहा था, अगर वो इंक्रीज होती है, एक तो हमें ये देखना पड़ेगा कि भाई एक्सप्लोसिव कंटेंट क्या है इसका और टारगेट कहाँ किए जा रहे हैं। पिछले जो ड्रोन से उन्होंने ज्यादातर एयरफील्ड्स को किया है, क्योंकि उनका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि जो हमारे एयरफील्ड्स हैं वो रनवे रेडीनेस में न रहें या उनको इस्तेमाल के लायक ना छोड़ा जाए। लेकिन उन्हें पता नहीं है कि भारत ने और भी कई ऑल्टरनेट इंतजाम कर रखे हैं। हाल ही में हमने जो शक्ति प्रदर्शन किया था, क्योंकि भारत ने इन सब चीजों की तवक्को की थी, तो हमने हमारे नेशनल हाईवेज या एक्सप्रेसवेज ऐसे हैं जहां से हम अपने एयरक्राफ्ट्स को लैंड करा सकते हैं, या हमारे जो बाकी एयरफील्ड्स हैं और कई वो मैं डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा ना बताना चाहूंगा, लेकिन भारत को कोई ऐसी चिंता की वो नहीं है। अगर ये इंटेंसिटी बढ़ती है, इनकी जो एक्सप्लोसिव कंटेंट है वो बढ़ता है, वॉरहेड चेक किए जाएंगे, तो भारत को एकदम कड़े कदम लेने पड़ेंगे, क्योंकि अदरवाइज ये जो इनोसेंट सिविलियंस है उन पे ये अटैक कर रहे हैं, सरहदी गांव में लोगों को मार रहे हैं, जो बिल्कुल जिनेवा कन्वेंशन के खिलाफ है। तो भारत देखिए एक बार पहलगाम की गलती कर चुके हैं, अगर वो सरहदी इलाकों में इस तरह से वो करने शुरू कर देंगे तो भारत बहुत ही कड़े कदम लेगा और पाकिस्तान विल बी सॉरी फॉर इट। लेकिन अब लग रहा है कि जिस तरह वो हमारे आम नागरिकों को निशाना बना रहे हैं, जम्मू में रॉकेट दाग रहे हैं, जिस तरह से पठानकोट राजस्थान के कई क्षेत्रों में भारी गोलाबारी की जा रही है, तो ये साफ दिखाता है कि पाकिस्तान युद्ध पर आमादा है। वो भारत पर एक तरह से युद्ध को थोप रहा है और रईस लगातार बने हुए हैं वहाँ पर। रईस अपना ध्यान रखते हुए आप जानकारियाँ हम तक पहुँचाएं, अभी कहाँ पर मौजूद हैं, क्या स्थितियाँ बनी हुई हैं?
जी हाँ, बिल्कुल हम इस वक्त मौजूद है एलओसी उरी पे। मैं यहाँ पे बिल्कुल जीरो लाइन पे हम मौजूद है। हमें लगभग पिछले 3-4 दिनों से यहीं पे मौजूद है, क्योंकि हमें पता था कि पाकिस्तान जो है वो रिटेलिएट करेगा, और ऐसे में रिपोर्टिंग के लिए जो है वो हम यहाँ पे आए हुए हैं। और लगातार हम यहाँ पे भी देख रहे हैं कि सायरन वगैरह बज रहे हैं। इसके साथ साथ हमने देखा है कि पूरा उड़ी में हाई अलर्ट है, और सीमावर्ती इलाकों में लगातार हम हाई अलर्ट जो है वो देख रहे हैं। स्कूल बंद है, लोगों को कहा गया है कि जो कम्युनिटी बैंकर्स है वो उनमें छुप जाए। और इसके साथ साथ हमने यहाँ पे देखा है कि जो उड़ी की पॉपुलेशन है, जो सीमावर्ती इलाके हैं, वहां से लोग जो है वो इवैक्यूएट किए जा रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। उन्हें सेफर प्लेसेस की ओर जो है वो मूव किया जा रहा है। कुल मिला के अगर हम देखें तो एलओसी पे स्थिति जो है वो पूरी तरह से तनावपूर्ण है। और जिस तरह से अभी पाकिस्तान ने अटैक किया है, ऐसा माना जा रहा था कि शायद पाकिस्तान जो है वो कश्मीर के किसी सीमावर्ती इलाके में जो है इस अटैक को अंजाम दे सकता है। रिटेलिएशन वहां से हो सकता है, चाहे वो कुपवारा हो, बारामूला हो, उरी हो, या फिर जो अदर जो बाकी बकिया सीमावर्ती इलाके हैं। लेकिन जिस तरह से जम्मू में ये अटैक देखने को मिल रहा है, जिस तरह से जम्मू में पाकिस्तान ने जो है वो रिटेलिएशन किया है, तो लगातार यहाँ पे भी पूरी तरह से हाई अलर्ट है। क्योंकि ये माना जा रहा है कि अगर वो जम्मू में भी उनका रिटेलिएशन है, तो हो सकता है कि यहाँ पे भी उनका रिटेलिएशन या उनके जो ड्रोन जहाज है यहाँ पे भी वो आ सकते हैं। तो यही वजह है कि एज ए प्रिकॉशनरी मेजर यहाँ पे भी पहले से ही सेना ने वो सब इंतजाम एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से किए गए थे, ताकि सिविलियन डैमेज जो है कम से कम हो। यही वजह है कि लगातार हम उड़ी में देख रहे हैं कि पॉपुलेशन जो है, जो ज्यादातर लोग जो है वो पलायन कर चुके हैं, वो नीचे सेफर जोन्स की ओर जो है वो शिफ्ट हो चुके हैं। और लगातार एलओसी पे जो है वो स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। जी आप रईस किस तरह की आवाज़ें यहाँ पर सुन पा रहे हैं? कुछ तस्वीरें तो हमने देखी जो मोबाइल के जरिए लोगों ने कैप्चर किए हैं, और विकास ने भी कुछ तस्वीरों के बारे में बताया। कुछ आप देख पा रहे हो या सुन पा रहे हो तो वो भी थोड़ा सा बताएं, किस तरह का माहौल वहाँ पर है। जी हाँ, बिल्कुल सायरन बज रहे हैं। इसके साथ साथ बड़े बड़े ब्लास्ट्स की जो है वो आवाज आ रही है। जिस तरह जब शेलिंग होती है तो ऐसे में ये उड़ी का इलाका जो है ये ज्यादातर फॉरेस्ट लैंड है, जंगली इलाका है। यहाँ पे जब भी कोई छोटी से छोटी साउंड जो है वो काफी बड़ी लगती है, और क्योंकि यहाँ पे शांति होती है तो इसलिए साउंड का जो इको है वो बार बार कानों में गूंजता है। तो यहाँ पे जब भी इस तरह की कोई शेलिंग होती है तो ऐसा लगता है कि शेलिंग जो है वो सामने से हो रही हो। तो यही वजह है कि यहाँ पे इस वक्त जो है वो काफी ब्लास्ट्स की आवाज जो है वो सुनाई दे रही है, सायरन बज रहे हैं। और इसके साथ साथ लोगों को कहा जा रहा है कि अगर युद्ध छिड़ता है, अगर जंग शुरू हो जाती है, तो जो कम्युनिटी बैंकर्स यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से बनाए गए हैं खास इसी मकसद के लिए कि अगर कभी भी सीज फायर उल्लंघन होता है या युद्ध की स्थिति बन जाती है तो ऐसे में आम लोग जो है वो किस तरह से अपनी जान को बचा सकते हैं। यही वजह है कि कम्युनिटी बैंकर्स जो है वो बनाए गए हैं, और जो लोग हैं उनको कम्युनिटी बैंकर्स में रखा जा रहा है। और इसके साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन कोशिश कर रही है कि लोगों को इवैक्यूएट करके सेफर प्लेसेस की ओर जो है वो शिफ्ट किया जा रहा है। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो यहाँ पे भी उड़ी सेक्टर में एलओसी के पास जो है काफी तनाव की स्थिति बनी हुई है। लोग जो है वो अभी पलायन कर रहे हैं, सेफर जोन्स की ओर मूव हो रहे हैं, और ऐसे में हवा में सिर्फ आवाजें गूंज रही है, कभी सायरन कभी ब्लास्ट की। तो पूरी तरह से माहौल जो है असमंजस स्थिति है कि बंदा जो लोग है वो नीचे बैठे हुए हैं, कोई भी जो है घरों से बाहर नहीं आ रहा है, दुकानें बंद पड़ी है, तमाम जो यहाँ पे ऑफिस है वो क्लोज है। और पूरी तरह से जिस तरह से अभी ये खौफ का माहौल बना हुआ है, और जिस तरह से हवा में आवाजें गूंज रही है, उसके चलते जो है यहाँ पे सारे लोग, जैसे कि आप हमें भी देख रहे हैं कि हम भी गाड़ी में जो है ये लाइव कर रहे हैं, क्योंकि बाहर जो है काफी आवाजें आ रही है। शायद हम बाहर जो है वो लाइव नहीं कर पाते, हमने गाड़ी में बैठ के जो है गाड़ी के शीशे बंद किए हैं, तब जाके जो है कोई आवाज बाहर से नहीं आ रही है। नहीं तो बाहर बहुत सारी आवाज है, ऐसे में लाइव कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता। तो यही वजह है कि स्थिति जो है वो पूरी तरह से तनावपूर्ण बनी हुई है। जी हाँ, हम वो गोलियों की आवाज़, धमाके, सायरन की आवाज़ लगातार जब आप लाइव दे रहे हैं तो उसको रईस सुन भी पा रहे हैं। अपडेट फटाफट दर्शकों को बता दें। ये अब जो मामला है, जिस एस्केलेशन के लिए भारत बार बार मना कर रहा था, हिदायत दे रहा था, पाकिस्तान ने वही एस्केलेशन एक तरह से करता हुआ वो दिखाई दे रहा है। जम्मू, राजस्थान के बाद कुपवाड़ा में भी गोलीबारी है। कुपवाड़ा में एलओसी पर भारी गोलीबारी की खबरें आ रही हैं। पंजाब के गुरदासपुर में जम्मू की तरह ही ब्लैकआउट किया गया है। ये वो इलाके हैं जिन पर लगातार पहले से पाकिस्तान जो है उसने पहले भी हमला करने का प्रयास किया था, भारत ने उसको नाकाम
नाकाम किया। अभी भी 8 मिसाइलें दागने की खबर आ रही है, जिसको S-400 ने नाकाम कर दिया है। और जम्मू में ये रॉकेट जो देखे गए उसकी तस्वीरें भी लगातार आपको दिखा रहे हैं। रईस अहमद, विकास अब्रोल हमारे सहयोगी लगातार आपको पल पल का अपडेट और सीधी तस्वीरें इन जगहों से पहुंचा रहे हैं। ब्रिगेडियर दत्ता मेरे साथ बने हुए हैं। ब्रिगेडियर दत्ता, आपने रईस को सुना है, तो मैं एक एक्सपर्ट कमेंट आपका चाहूँगा। अभी हम देख रहे हैं कि ये बात जो है वो जम्मू तक सीमित नहीं है, कुपवाड़ा हो, गुरदासपुर हो, ये सारे क्षेत्र, आप इन क्षेत्रों के बारे में बताएं। और दूसरा, इसको लेकर कि अब अगर पाकिस्तान ने कदम उठा ही लिया है तो भारत के जो मेजर्स होंगे सुरक्षा की दृष्टि से, उनको कैसे आप थोड़ा दर्शकों को बताना चाहेंगे? देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि जो रिहायशी इलाके हैं, खासकर जो बॉर्डर के ऊपर हैं, वो अब काफी बड़े और जो कांग्रेगेशन है लोगों का, और क्योंकि बॉर्डर से बिल्कुल सटे हुए हैं, और खासकर ये जम्मू एरिया, RS-पुरा का जो एरिया है, जो पाकिस्तान का सियालकोट पड़ता है उसके खिलाफ, तो ये है, ये बहुत ज्यादा दूर कि यहाँ पे ये लोग ज्यादा से ज्यादा डैमेज कर सकते हैं, क्योंकि हाई डेंसिटी एरियाज हैं। जम्मू काफी डेंस एरिया है, अच्छा हिंदू डोमिनेटेड एरिया है, तो वहाँ उसका इम्पैक्ट काफी होगा। भारत ने काफी अपने जो डिफेंस मेजर्स हैं, ये नहीं है जो 1-2 रॉकेट, ये स्ट्रे ड्रोन्स हैं, या जो मिसाइल्स हैं। मिसाइल एक्चुअली एनी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मिसाइल। मिसाइल से ये मतलब नहीं है कि वो मोसी हो या वो बराक मिसाइल हो। तो ये जो मिसाइल्स हैं या ड्रोन्स हैं, ये स्ट्रे हैं। कुछ तो ऑलरेडी मार गिराए गए हैं भाई हमारा एयर डिफेंस ने, लेकिन इस तरह के कई बार होते हैं फ्रीक, जो स्ट्रे मिसाइल्स हैं वो क्रॉस कर जाते हैं। तो भारत इसका आकलन करके, आपने बिल्कुल ठीक कहा। अभी भारत की तरफ से जो प्रेस ब्रीफिंग की गई उसमें विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने साफ कर दिया, हम कोई एस्केलेशन नहीं चाहते हैं, हम नहीं चाहते हैं कि ये युद्ध की स्थितियां बने, और जो भी अभी पाकिस्तान की तरफ से हमले किए जा रहे हैं उसका माकूल जवाब दिया जा रहा है। उसके लिए पूरी तरह से भारतीय सेना मुस्तैद है, क्योंकि भारत अगर हमला करेगा तो पाकिस्तान की क्या हालत होगी, ये अंदाज़ा पाकिस्तान को आतंकी ठिकाने जो ध्वस्त किए गए, जिस प्रिसाइज तरीके से ध्वस्त किए गए हैं, और 9 के 9 टारगेट जो हैं वो टाइमली और पूरे प्रिसीजन के साथ में ख़त्म किए गए, इससे साफ हो गया है कि भारत की एयर स्ट्राइक की ताकत क्या है। पाकिस्तान ने जब यही प्रयास किया तो भारत के एयर डिफेंस ने बता दिया कि किस तरीके से हम इनको नाकाम करने में भी पूरी तरह सक्षम है। लेकिन पाकिस्तान, जैसा कि पहले से तय है कि ये लड़ाई सिर्फ पाकिस्तान की सोची समझी लड़ाई ना होकर कुछ एक आतंकियों के अहंकार की लड़ाई के तौर पर भी देखने को मिल रही है, और जिसके बारे में आपको तस्लीमा अख्तर बता भी रही थी कि आप देखिए आतंकियों के जनाजे में किस तरीके से वहाँ की फ़ौज और फ़ौज के अधिकारी दिखाई दे रहे थे। इससे साफ हो जाता है कि बेशक वो आतंकी, आप आतंकी के तौर पर जानते हो, लेकिन है वो पाकिस्तानी फ़ौज का हिस्सा ही, और बेशक आप पाकिस्तानी फ़ौज को पाकिस्तानी फ़ौज मानते हो, लेकिन वो आतंकियों के समूह से बहुत अलग नहीं दिखाई पड़ रही है। जिस तरह वो सिविलियंस के ऊपर हमला कर रही है, इससे ये बात बहुत साफ हो जाती है। तस्लीमा जी, थोड़ा इस क्षेत्र के बारे में बताएं, क्योंकि अभी आप इतनी देर से चर्चा को सुन रही हैं, आप इस इलाके को बहुत अच्छे से जानती हैं, तो किस तरह का इलाका है, और ये जब इस तरह के हमले होते हैं तो लोगों की सुरक्षा की क्या स्थिति होती है? देखिए, अब माहौल वो बन चुका है, मुझे लगता है हमें लोगों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमें अपनी डिफेंस को साथ देने की इस टाइम ज़रूरत है। ये हम जितने भी बाशिंदे यहाँ पर, खासकर मैं अपनी जम्मू कश्मीर की बात करूँगी, मैं अपनी जम्मू कश्मीर की पब्लिक आम आवाम से अपील करती हूँ कि हमें शाना बशाना अपने डिफेंस के साथ खड़ा रहना होगा, ताकि हमें भी अपनी सरजमीन के लिए अपने दुश्मनों को बुरी आंख उठाकर नहीं देखना है, हमें उनका तमाशा नहीं देखना है, बल्कि हमें दफन करना यहाँ पर इसको, टेररिज्म को। अब वक्त आ चुका है, अभी खाली आईना ही दिखा दिया है टेररिज्म को हमने, तो वो तो मरने लगे, वो तो मौत पर अब पहुंच गए। अभी उन्होंने, आप देखिए हाल फिलहाल में पाकिस्तान वो हमारे पर इनोसेंट टारगेट किलिंग्स कर रहे हैं। हमने डेफिनेटली वहाँ पर जो भी किया है, मगर हमने उनके टेररिज्म को किया है, हमने काउंटर ऑनली टेररिज्म को किया है। वहाँ की जो इनोसेंट पब्लिक है उनको सेफ फील करा है, उन पर कोई यहाँ से जवाब नहीं दिया हमने। मगर आप देखो उनकी हरकतें, वो बख्श नहीं रखे, हमें इनोसेंट किलिंग्स यहाँ पर कर रहे, वो
जानबूझकर उन जगहों पर हमला कर रहे हैं जहां पर इनोसेंट पब्लिक टारगेट हो जाती है। उनका यही है पहले से ही एजेंडा की इनोसेंट टारगेट किलिंग्स करो आम पब्लिक की। बट मैं आम पब्लिक से भी ये कह रही हूँ कि हमें इस टाइम शाना बशाना अपने फौज का साथ देना होगा। हमें बिल्कुल डरने की कोई जरूरत नहीं है, ना ही हमें अपनी जगहों को छोड़ने की जरूरत है। ये मेरी अपील है सबसे। जी ब्रिगेडियर दत्ता, अगर अभी ये जो तस्वीरें इस वक्त हम देख रहे हैं कुपवाड़ा में और पंजाब के गुरदासपुर में और ये जम्मू में हम देख रहे हैं, एक के पीछे एक कुछ ड्रोन से दिखाई देते हैं। आपने ठीक कहा कि इनका आइडेंटिफिकेशन होना ज़रूरी है, इनको मार भी गिराया गया, ऐसी भी खबरें आ रही हैं। लेकिन ये तस्वीरें जब आती हैं या इस तरह के ब्लैकआउट की और हमले की खबरें आती हैं और लोगों में कुछ चिंता होती है, तो उनको क्या कहना चाहेंगे? एक फौजी होने के नाते आपने युद्ध को बड़े करीब से युद्ध की ज़मीन पर देखा है, आप बेहतर जानते हैं ऐसे हालात में हमारी तैयारी, उससे ज़रा वाकिफ़ कराएं ताकि लोगों के जहन में अगर कोई चिंता डर आ रहा हो तो वो निकल जाए। देखिए, लोगों से मैं यही अपील करूंगा कि एक तो जो मॉक ड्रिल्स वगैरह में जो बताया गया है, जो आप लोगों के टीवी के माध्यम से भी लोगों तक पहुंचाया गया है, उस चीज को फॉलो करें। लाइट वगैरह का ज्यादा प्रयोग न करें। आपको एक सुरक्षित, जैसे ही, बिकॉज आई एम श्योर वहां सायरन बज रहे होंगे जब इस तरह के फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स दिखाई देते हैं या अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट्स दिखाई देते हैं, तो अपनी एक सेफ जगह पे जाएं। अगर हाई राइज बिल्डिंग में है या कॉलोनीज में है तो आप बीच पास रह सकते हैं, बेसमेंट में जा सकते हैं। अगर कहीं आप किसी मेट्रो स्टेशन या रेलवे स्टेशन के आसपास हैं तो जो उनके मेट्रो स्टेशन की टनल्स वगैरह हैं उसमें भी आप वो ले सकते हैं, खासकर जहां सीढ़ियां उतरते हैं या चढ़ते हैं, क्योंकि वो भी एक सेफ जोन होता है। तो बजाय पैनिक करने के थोड़ा सा धीरज रखें। आई एम श्योर अथॉरिटीज इस पे एक्शन ले रही हैं और इनको, क्योंकि कई मिसाइलें उन्होंने दागी हैं और उनको ये जो ड्रोन्स है काफियों को नष्ट कर दिया गया है। लेकिन वो कहते हैं ना कि युद्ध में कुछ भी संभव है, तो हमें हर सिचुएशन के लिए अपने आप को तैयार रहना पड़ेगा। थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ब्रिगेडियर दत्ता। नहीं, मैं समझ सकता हूँ, आपका काफी समय लिया, जानकारी ली, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।